हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर पी सिंह देव आज आपके साथ जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो पिछली बार हमने टॉपिक पढ़ा था। हमने क्या टॉपिक पढ़ा था पिछली बार? हम लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर हमने एक तो एंथर और स्टेमन स्टेमन एंथर और पिस्टल कार्पल और उसकी जो चीज़ें हैं उनको हम स्पोरोफिटिकल और गेमेटोफिटिकल कंडीशन पर बहुत अच्छे लेवल पर देख कर गए थे। आज जो हम टॉपिक रखेंगे हमारे पास एंथर टू माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर से हमारे पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं। दूसरा ओव्यूल टू एम्ब्रायोसेक की भाई पर्टिकुलर जो ओवरी है उसमें जो ओव्यूल है उस ओव्यूल से क्या बनेगा? एम्ब्रायोसेक बनेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन देखेंगे। स्टेमन के स्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़िया एक डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, तो देखा होगा आपको 4 लेयर दी हुई हैं जिसमें कि आप एपिथेलियल है, एंडोथीशियम है, टापिटम लेयर है और मिडल लेयर है जो 1 से 3 नंबर की लेयर से मिलकर बनती है। यंग से मैच्योर एंथर में मेनली डिफरेंस क्या होता है? तो नॉर्मल तो हम पता कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो डिफरेंस है वो लेयर के अकॉर्डिंग होता है जी। तो आज की जो लगभग 1 घंटे की क्लास है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। क्या देखेंगे इसमें? लास्ट टाइम आप याद कीजिए, मैंने आपको कुछ लिखाया था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 6 करीब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक में क्या था? फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपसे बताया था कि आप फर्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे। मैंने कहा था कि फर्स्ट टॉपिक में आपके पास क्या है? एक तो आप कहेंगे कि स्टेमिन का स्ट्रक्चर याद करो, और दूसरा मैंने कहा था इसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद आ गया। और फिर मैंने कहा था आप जो देखेंगे इसमें फिर कार्पल या फिर आप कह दें कि ओवरी का स्ट्रक्चर, जिसको आप पिस्टल भी कह सकते हैं, है ना, पिस्टल का स्ट्रक्चर। और इसके अलावा फिर आप इसमें देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। फिर मैंने कहा था कि पॉलिनेशन पढ़ेंगे आप। उसके बाद फिर ये किस में मैंने बताया था? प्री फर्टिलाइजेशन में। ये मैंने प्री फर्टिलाइजेशन में बताया था। तो टॉपिक पिछला वाला लिंक हो जाए इसलिए बताया जा रहा है। उसके बाद आपका इंटरकनेक्टेड है क्या चीज? पोलन और पिस्टल। पोलन और पिस्टल का इंटरकनेक्शन। और इसके बाद हमारे पास आउट ब्रीडिंग सोर्स, आउट ब्रीडिंग जो सोर्स हैं वो। तो कुल मिला के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक हमारे पास हैं। तो आज जो है हम इन सभी टॉपिक में से बस 2 टॉपिक को उठा लेंगे जो कि पूरा 1 घंटा खा जाएगा। उसके साथ कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो हमें देखने हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या बताना है मुझे कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में या स्पोरोफिटिकल कंडीशन और गेमेटोफिटिकल में डिफरेंस बता दिया था। अब हम देखेंगे कि हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखना है, लेकिन उसको देखने से पहले आप नॉर्मली चीज समझ लीजिए कि जब ये स्ट्रक्चर की बात करता है, किसकी बात करता है? स्ट्रक्चर की। तो देखिए समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेमन, कौन? स्टेमन। स्टेमन, तो स्टेमन में आपके पास क्या क्या है थी? क्या क्या आ गया? एक आप कहेंगे क्या? एंथर। एक आप क्या कहेंगे? एंथर। और दूसरा आप क्या कहेंगे? फिलामेंट। एक आप कहेंगे एंथर और दूसरा आप कहेंगे फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलने के बाद स्टेमन बनता है। टॉपिक क्या है? टॉपिक दिखाना कि एंथर टू माइक्रोस्पोर और ओविल से एम्ब्रायोसेक, और ये हमें प्रोसेस करना है। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन देना है। तो मैं ये जो दो टॉपिक है वो इस वाले सेक्शन में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने यहाँ एक बार और लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो ये वाला टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। और कीजिए, एंथर से पोलन से एक बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मेथड है। तो मेन चीज हमारे पास स्ट्रक्चर से आ गया। तो क्या है स्टेमन को? अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास क्या है? एंथर, और दूसरा हमारे पास है फिलामेंट। जरा गौर से देखिए, यहां पर पहले आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए, नोट डालकर आप बात समझ लेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अगर आप किसी फ्लावर को देखते हैं, अगर आप किसी फ्लावर को देखते हैं, अगर आप किसी फ्लावर को देखते हैं तो एक और एक 2, और फिर आप देखेंगे यहां पर लीव्स हो जाएंगी जिसे हम इस तरीके से शो कर सकते हैं और चीजें, और ये हमारे पास ऐसे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेपल, और इसे हम बोलते हैं पेटल, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। और इसे हम क्या बोलते हैं? थालेमस, और इसे हम बोलते हैं पेडिसल। याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे कहा गया है 2 चीजें, एक आपके पास है एसेसरी, क्या है? एसेसरी। एक आपके पास है एसेसरी सेक्शन, क्या है जी? एसेसरी सेक्शन। एनसीईआरटी बाकायदा इस बात को एक्सप्लेन कर रही है एसेसरी सेक्शन क्या होता है। दूसरा आपके पास होता है एसेंशियल। दूसरा आपके पास है एसेंशियल, एसेंशियल सेक्शन। एक है आपके पास क्या? एक है आपके पास एसेसरी सेक्शन और एक है एसेंशियल सेक्शन। तो आप 2 चीजें उठा लेंगे। क्या? आप सेपल और पेटल उठा लें, सेपल और पेटल उठा लेंगे। तो मैं कहूं कि सेपल और प्लस पेटल,
सेपल और पेटल, अगर इन दोनों चीजों को मिला दूं या कहूं कि प्लांट की दो सेक्शन उठा लूं तो उसे एसेसरी सेक्शन कहा जाता है। और अगर मैं कह दूं कि आपके पास क्या है, और दो चीजें, एक आपके पास स्टेमिन है और आपके पास पिस्टल है, एक आपके पास स्टेमिन है या कार्पल है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं स्टेमिन, अगर मैं आपसे कहूं स्टेमिन और प्लस पिस्टल, पिस्टल या कार्पल, इन दोनों को अगर मिला दूं तो क्या हो जाएगा, एसेंशियल सेक्शन। ये एनसीईआरटी ने बकायदा अलग से बताया है। तो इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में ये जो सेक्शन है वो पॉलिनेशन के लिए काम आता है। किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए। और ये क्या होता है, पॉलिनेशन के कराने के लिए जो हम ग्रेन्स बनाते हैं जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं, या एम्ब्रेस सेक जो बनता है जिसमें एंटीपोडल सेल वगैरह बनती है, वो यहां से बनेंगी। समझ में आ गया एक बात। दूसरा, एनसीईआरटी ने एक नोट और डलाया है, उसके बाद हम अपनी बात शुरू कर देंगे। एक नोट और में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास चार वॉल्ड हैं, ऑल फोर वॉल्ड, WORL, जो चार वॉल्ड हैं कौन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार वही हैं। क्या, एक आपके पास पेटल, एक आपके पास सेपल, पेटल और सेपल, एक आपके पास पिस्टल और एक आपके पास स्टेमन। इन चारों को मिला दें, ये चारों अगर मिल जाएं तो वॉल्ड हो जाती है। क्या बोलते हैं, वॉल्ड। तो इस ये एनसीईआरटी बोलती है इस बात को। तो क्या है, इज अ मेजर पार्ट, इज अ मेजर पार्ट फॉर सेप्रोफाइट। क्या है, सेप्रोफाइट। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर को सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिकल पार्ट बोलना चाह रहे हैं तो इन चार का होना जरूरी है। तो अगर कहीं भी चार वॉल्ड मिल जाते हैं, सेपल, पेटल, पिस्टल और स्टेमन, तो उसको हम स्पोरोफिटिकल स्ट्रक्चर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्पोरोफिटिकल स्ट्रक्चर। मतलब क्या होगा, यहां पर आप 2n की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर आप डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं जी, डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी ने आपको अलग से ये दो चीजें बताई हैं और दोनों चीजें आपको बेहतरीन दिमाग में जो है सेट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कहा गया है स्टेमन के पास दो सेक्शन है, एक एंथर है और एक फिलामेंट है। आगे चलिए, मैंने कहा कि सर आप एक पर्टिकुलर एंथर ले लें, हमने कहा ठीक है ले लिया। तो आप देखिएगा, नॉर्मली आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया कि ये और ये, अगर मैं इसको कट करके बाहर निकाल लूं, तो मैंने ये कट किया और ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को मैं क्या बता रहा हूं, स्टेमन। क्या बता रहा हूं, स्टेमन, ठीक है। स्टेमन कौन होता है, एंड्रोशियम। क्या होता है, तो पता है ना, एंड्रोशियम होता है। स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम मतलब कि मेल सेक्शन है। क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। क्या बोल देंगे इसे, मेल सेक्स ऑर्गन। दिस इज कॉल्ड दी मेल सेक्स ऑर्गन, मेल और सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को आपने क्या बोला, एंड्रोशियम। अगर यही बात अगर कहीं और चली जाती एल्गी जैसी चीज में, तो एंथ्रीडियम, और फीमेल वाले में उगोनियम हो जाता। लेकिन अगर बात किसकी करेंगे, फ्लावर के स्टेमन की, तो इसे एंड्रोशियम कह दिया जाएगा, ठीक है। और फीमेल वाली सेक्शन को बोल देंगे, जैसे कि एंड्रोशियम है तो वो गाइनोशियम हो जाएगा, सुना होगा ना। तो रिलेटेड है एक दूसरे से यहां तक के सेक्शन को मैंने फिलामेंट कहा है। क्या कहा है, फिलामेंट, मैंने कहा है जी फिलामेंट। अच्छा, फिलामेंट में एक सेक्शन आपके पास लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सोलेंसी। एक फैमिली का नाम है सोलेंसी, है ना, पोएसी, सोलेंसी, है ना, रोजेसी, ये सब फैमिलीज हैं आपकी आपकी मतलब जो आपका चैप्टर दिया है। तो ये फिलामेंट हो गया। फिलामेंट का जो निचला सेक्शन है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा है, थैलेमस से। वो किससे जुड़ा हुआ है, थैलेमस से, थैलेमस से जुड़ा हुआ है, थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। जो थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से इस वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं जी, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। तो ये तो प्रॉक्सिमल हो गया। और जो फिलामेंट ऊपर से एंथर से जुड़ा हुआ है, यहां वाला सेक्शन, तो इसे हम बोल देंगे डिस्टल। क्या बोल देंगे, डिस्टल। आया मेरी बात समझ में, एक प्रॉक्सिमल है और दूसरा डिस्टल है। धीरे धीरे बात को थोड़े तरीके से लेके चल रहे हैं हम। तो प्रॉक्सिमल क्या है, एंथर का, एंथर कह दें या कह दें कि फिलामेंट, इसे आप बोल देंगे फिलामेंट एंड, फिलामेंट एंड जॉइंट टू किसके साथ, थैलेमस के साथ, एनसीईआरटी कहती है। दूसरी बात, डिस्टल क्या है कि फिलामेंट, फिलामेंट एंड जॉइंट या जॉइंट टू या फिर जॉइंट टू किसके साथ,
एंथर के साथ, किसके साथ? एंथर के साथ, एंथर के साथ। मेरी बात समझ में आ गया? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। एक अगर डिस्टल की बात की गई है तो वो एंथर का एंड है या एंथर के एंड के साथ जुड़ा हुआ है, और ये थैलेमस के एंड के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम प्रॉक्सिमल कह देंगे। क्या बोल देंगे? प्रॉक्सिमल। अब बात को समझिए, मैं आपसे कहूं नोट डालकर आपको बात समझाऊं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या ये कहता है कि भाई फिलामेंट की जो लेंथ है, फिलामेंट की लेंथ चेंज हो सकती है, फिलामेंट की लेंथ चेंज हो सकती है, और इसके नंबर भी चेंज हो सकते हैं, और इसका सेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो आप कहेंगे कि लेंथ, लेंथ ऑफ फिलामेंट, लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड, एंड अटैचमेंट लेंथ कह दें, और अटैचमेंट सेक्शन, अटैचमेंट सेक्शन एंड। तीसरा क्या होगा? एक लेंथ बदल सकती है, और अटैचमेंट का सेक्शन बदल सकता है, और नंबर, नंबर ऑफ फिलामेंट, नंबर ऑफ फिलामेंट क्या हो सकते हैं? कैन बी चेंज, कैन बी चेंज। तो इसके नंबर क्या हो सकते हैं? चेंज। मेरी बात समझ में आ गया? तो एग्जांपल में ले सकते हैं सोलेंसी, क्या लिख सकते हैं? सोलेंसी। आगे जाके पता चलेगा सोलेंसी एक फैमिली है, सोलेंसी क्या है? एक फैमिली है। आया मेरी बात समझ में? तो मैं कह रहा हूं कि फिलामेंट की लेंथ चेंज हो सकती है, नंबर भी चेंज हो सकते हैं, अटैचमेंट का सेक्शन भी चेंज हो सकता है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये आपके पास थैलेमस है, ये भाई फ्लावर के पास थैलेमस हो गया, तो एक ये अगर ऐसा है, और अगर कह दूं कि ये इस तरीके से है, तो लेंथ चेंज हो गई। और मैं कह दूं एक एंथर यहां है और ये ऐसा है, तो लेंथ चेंज हो गई। अच्छा, नंबर इसके हो सकते हैं कि एक से ज्यादा हो, बिल्कुल हो सकता है। सेक्शन भी इसके अटैचमेंट के अलग अलग हो सकते हैं। तो इसने कहा मेनली आपको दो चीजें याद रखनी है जो एनसीईआरटी बहुत हाईलाइटेड कर रही है, कि लेंथ ऑफ पर्टिकुलर फिलामेंट एक, दूसरा नंबर ऑफ फिलामेंट दो, ये दोनों के दोनों सोलेंसी फैमिली को अटैचमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। हाँ ये बात समझ में आ गया? तो यहां मुझे फिलामेंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अच्छा, इट कैन बी चेंज, तो ये अलग अलग हो सकता है इन डिफरेंट, डिफरेंट स्पीशीज। ये बात अलग अलग स्पीशीज पर लाई की जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ ये बहुत बड़ी बात नहीं थी सर, मैंने बात समझ ली। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आप बात कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं बात कीजिए किसके बारे में, ये आ गया, इतना हिस्सा क्या है? एंथर। इतना हिस्सा क्या है जी? एंथर। अब यहां से बात बढ़िया होने वाली है। बढ़िया मतलब अब सेक्शन लगेगा कि हाँ भाई कुछ बढ़िया सा पढ़ने को मिल गया है। ये हो गया हमारे पास, एंथर हो गया। ये क्या है? एंथर। तो इतने हिस्से को हमने एंथर कहा, इतने हिस्से को मैंने एंथर कहा। और ये जो इतना हिस्सा है एंथर, पहले तो इस बात को समझें कि ये कैसा है? ये बाइलॉब्ड है। कैसा है? बाइलॉब्ड है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है ये, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। ये मैंने कैसे बताया कि भाई ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है? तो मैंने क्या करा, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर दिया इसका। तो मैंने क्या करा, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल डाइसेक्शन कर दिया इसका, डाइसेक्शन। ट्रांसवर्सल जैसे ही मैंने इसका डाइसेक्शन किया, तो मुझे डायग्राम कुछ अलग तरीके का दिखना शुरू हो गया। मुझे कैसा दिखाई दिया? मुझे इसका डायग्राम कुछ ऐसा सा दिखाई दिया। कैसा? ऐसा सा। ऐसा सा कुछ डायग्राम आया मेरे सामने। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई। तो जब मेरे सामने डायग्राम आया, तो मैंने कहा कि ये प्रॉपरली ऐसा ही होता क्या? तो हमने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होता। इसके बीच में एक्चुअल में एक इस तरीके से लाइन खींची होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी इसको बहुत हाईलाइट करके बता रही है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहा गया है इसे। क्या कहा गया है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहा गया है। दिस इज कॉल्ड दी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का फंक्शन क्या हो रहा है? क्या फंक्शन है इसका? मैंने क्या लिखा था यहाँ पर? बाइलोब्ड। क्या लिखा है? बाइलोब्ड। लोब का मतलब मांस का टुकड़ा, लेकिन ये लोब नहीं है, सेक्शन कहा जाएगा। सेक्शन मतलब एक कैविटी टाइप में कह देंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल का? इसने क्या करा कि मोनो लोब्ड, मोनोलोब में इसको सेपरेट कर दिया गया है। सेपरेशन बाय, बाय ग्रूव। ग्रूव के थ्रू आपने
क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर ग्रूव के थ्रू आपने इस लॉब को दो हिस्से में बांट दिया। तो ये वाला हिस्सा मोनोलोब हो गया, ये वाला हिस्सा भी मोनोलोब, और जब दोनों मिल जाएंगे तो बाइलॉब्ड हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा दोनों मिलते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं बाइलॉब्ड, ये बाइलॉब्ड है। लेकिन अगर एक ही हिस्से की बात की जाए तो ये मोनोलोब होगा, मोनोलोब्ड। यहां तक मुझे बात समझ में आ गई। इसके बाद उसने कहा कि आप गौर कीजिएगा, आपको इसके अंदर की साइड में एक और एक 2 और एक 3 और एक 4 इस तरीके से कटोरी की शेप की, सी शेप की, है ना, सी शेप की अंदर की तरफ धसी हुई आपको कुछ लाइंस दिखेंगी। इसको हम थीका सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? थीका सेल। इसे बोलते हैं थीका। थीका का मतलब होता है जी लेयर, थीका का मतलब होता है लेयर। तो ये थीका सेल है, थीका सेल। अब मुझे एक बात बताओ, थीका सेल कितनी है? अगर मैं कहूं सिंगल लोब, या कहूं मोनोलोब, या मैं कह दूं मोनोलोब। अगर मैं मोनोलोब की बात करूं, मोनोलोब्ड है, तो उसमें क्या है? डाइथीकस। कैसा है जी? डाइथीकस। दो थीका हो गए एक लोब में। और अगर मैं कह दूं बाइलोब्ड, अगर मैं कह दूं बाइलोब्ड, एनसीईआरटी कहती है दिस इज कॉल्ड क्या? टेट्राथीकस। क्या हो जाएगा? टेट्राथीकस। तो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है टेट्राथीकस स्ट्रक्चर। कैसी? टेट्राथीकस स्ट्रक्चर। कैसा बोला? टेट्राथीकस स्ट्रक्चर। मेरी बात समझिएगा। यहां इसने कहा है कि जो एंथर है, अब बातों को थोड़ा समराइज कीजिएगा, एंथर में बाइलॉब्ड होते हैं और इसमें टेट्राथीकस होता है। ठीक है, तीसरा टेट्राथीकस समझ में आ गया ना? हाँ, टेट्राथीकस होता है और इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो कि इसको सेपरेट कर देगा। आगे इसमें अंदर की साइड में आपको कुछ सर्कल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? सर्कल्स। तो मैंने ये 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4, ये मैंने 4 सर्कल बना दिए। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं क्या? दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कुछ पता है इसके बारे में? इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो और स्पोरेन, क्या बोल देंगे जी? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कितने हैं? 4 हैं। तो टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट हो गया, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट हो गया। एक एक वर्ड को मैं बारीक तरीके से ले रहा हूं क्योंकि जब मैं आगे बहुत सारी चीजें बोलूंगा तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या अलग सा कुछ बोल दिया सर ने। क्या बोलूंगा? माइक्रोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट। कितने हैं? 4। तो कैसा हो जाएगा? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। और अगर आप इस एंथर की टिपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या देखेंगे? टिपिकल स्ट्रक्चर। क्या देखेंगी? टिपिकल स्ट्रक्चर। तो इसकी टिपिकल स्ट्रक्चर, ये हम एक साइड कर दें, गिरना चाहिए। अगर मैं कह दूं इसकी टिपिकल स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके की सेल्स दिखाई देंगी, है ना? ये टिश्यू फॉर्म है, एक्चुअल में टिश्यूज होते हैं, एक्चुअल में ये टिश्यूज फॉर्म है। इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। अभी मैं स्ट्रक्चर दूंगा बहुत बेहतरीन। इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं जी? स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं सानिया, क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू। यहां तक क्लियर हो गया? फिर बता रहा हूं कि जब हम एक पर्टिकुलर बात समझेगा, अगर मैं कहूं आपसे कि पहली बात तो जो सेपल पेटल है, सेपल पेटल उसे एसेसरी सेक्शन बोल देंगे, और जो पिस्टल और स्टेमन है उसे मैं एसेंशियल सेक्शन बोल दूंगा। उसके बाद उसने कहा कि जो 4 वॉल्स होते हैं, पेटल, सेपल, पिस्टल और स्टेमन, ये सबके सब मिलकर जो फर्म बनाते हैं, या सबके सब क्या होते हैं? सेप्रोफिटिकल होंगे, मतलब डिप्लॉन्टिकल होंगे। 2 बातें होगी। हाँ हाँ, स्पोरोफाइट तो लिखा है मैंने। क्या लिखा है? अच्छा, सेप्रोफाइट लिख दिया। स्पोरोफाइट, वर्ड्स इतने सारे मिक्स हो जाती हैं। क्या है? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ना, कभी कभार बहुत इजी चीज दिमाग से स्लिप हो जाती है। स्पोरोफिटिकल, गेमेटोफिटिकल और स्पोरोफिटिकल, ठीक है। 2n डिप्लॉयड। और इसके ये हो गया, हाँ ये हो गया। ये कहाँ हुआ? नहीं हुआ। तो उसके बाद एंथर, अगर स्टेमेन को देखें तो एक ऊपर एंथर, नीचे फिलामेंट है। इसको हम एंड्रोशियम कह देंगे, जो मेल सेक्स ऑर्गन है।
और ये वाला हिस्सा फिलामेंट हो गया। ऊपर से किससे जुड़ा हुआ है? एंथर से। ऊपर से एंथर से जुड़ा है, उसको हम डिस्टल कह देंगे। नीचे से थैलेमस से जुड़ा है तो उसको हम प्रॉक्सिमल कह देंगे। दो सेक्शंस हैं। उसके बाद मैं कह दूं कि लेंथ ऑफ फिलामेंट और अटैचमेंट ऑफ सेक्शन, नंबर ऑफ द फिलामेंट, ये हमेशा अलग अलग हो सकते हैं। अगर अलग अलग होंगे तो ये हमारे पास सोलेंसी फैमिली का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, तो आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेगा। ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकते हैं, नंबर अलग हो सकते हैं, शेप अलग हो सकती है, और हाइट लेंथ अलग हो सकती है, और सेक्शंस जो जुड़ने के हैं वो भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, आप एक वर्ड सुनेंगे इनफ्लोरेसेंस। क्या सुनेंगे? इनफ्लोरेसेंस, मतलब झुंड में जो फूल होते हैं उनको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। एनसीईआरटी बोलेगी इस बात को। उसके बाद मैंने कहा कि जब मैं एंथर पढ़ रहा हूं तो एंथर पढ़ते समय मुझे दिखाई दिया कि ये स्ट्रक्चर जो है वो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, पर मुझे पता नहीं वो कैसे, तो मैंने क्या करा, इसको कट कर दिया, ट्रांसवर्सल डाइसेक्शन कर दिया। कट करने के बाद मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया, तो बीच में मुझे एक लाइन दिखाई दी, उस लाइन को मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये क्या कर रहा है, इस लोब को दो हिस्से में बांट रहा है। ये जो लोब है पूरा सिंगल लोब मुझे लगा देखने में, बीच में काटा, तो इसको कैसा बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो आपको जब एग्जाम्पल देगा मतलब ऑप्शंस देगा, तो उसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल की जगह ट्रांसवर्स भी दे देगा, हॉरिजॉन्टल भी दे देगा, एल्टीट्यूड भी दे देगा। वो अलग अलग ऑप्शंस देगा, तो आपको लगाना किस पे है? लॉन्गिट्यूड, मतलब वो ऐसे कटा हुआ है, ठीक, लॉन्गिट्यूडल। तो वो क्या करेगा, आपके जो लोब हैं उनको मोनोलोब कंडीशन में तोड़ देगा, सेपरेट कर देगा, उसे ग्रूव कहते हैं। उसके बाद मैंने देखा अंदर की साइड में कुछ सी शेप की स्ट्रक्चर्स हैं, उसको मैंने थीका लेयर कहा, या मैंने थीका सेल्स कहा। थीका का मतलब लेयर होता है। और ये क्या करती है, सिंगल लोब में, सिंगल जो अगर लोब होगा तो उसमें डाई थिकस होगा, मतलब कि दो थीका है, और अगर बाई लोब होगा तो उसमें टेट्राथीकस है। ये बात समझ में आ गई। उसके अंदर मुझे सर्कल शेप में मुझे एक स्ट्रक्चर दिखती है, मैंने उसको क्या कहा, बना है, कहाँ लिखा, ये रहा, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और क्योंकि ये चार हैं तो मैं इसको क्या कहूंगा, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। और यही माइक्रोस्पोर बनाने में काम करने वाली जो पोलन सेक बना देंगी। अब इसके बाद क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगी तो उसे स्पोरेंजियस टिश्यू कहेंगे। अब सानिया मुझे एक बात बताएगी कि इन सब की काउंटिंग क्या है, मतलब इन सब की हमारे पास ये सब, अगर मैं कहूं कि जो स्पोरोफाइट है वो कौन कौन हो जाएगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन स्पोरोफाइट है। मैं जैसे आपसे पूछूं कि अगर फिलामेंट की बात करूं और एंथर की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए एंथर भी क्या है, 2n। अच्छा, फिलामेंट भी क्या है, कहीं फिलामेंट लिखा है मैंने? फिलामेंट लिखा है, हाँ लिखा है, पीछे लिखा है, लिखा है। फिलामेंट भी क्या है, 2n। आगे बढ़िए। उसके बाद मेरे पास बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, 2n। टेट्राथीकस क्या है, ये भी क्या है, 2n। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हटा दो, माइक्रोस्पोरेंजिएट भी क्या है, 2n। टेट्रा भी क्या है, 2n। और ये भी क्या है, 2n। अभी तक आपके सामने गेमेटोफिटिकल कंडीशन नहीं आई, सब स्पोरोफिटिकल कंडीशन है। तो गौर करने की बात यह है कि अभी तक हम अंदर नहीं घुसे हैं, डाइसेक्शन करने के बाद भी अंदर तक नहीं जा पाए। तो उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा हमको दर्शा दीजिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर दीजिए। क्या बोला मैंने? तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए सर, जो आप स्टेमिन की बात कर रहे हैं, आप जो स्टेमिन की बात कर रहे हैं, इस स्टेमिन का यूज आप एक हेडिंग से कर लीजिए जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन याद रखिएगा, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, बस क्लिक कर रहा हूं बात को, ठीक है। आगे जाके मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो हमारे पास क्या हो गया, स्टेमिन। तो स्टेमिन क्या कर रहा है, स्टेमिन जो है वो आपको दिखाना चाह रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या है। अच्छा, इसी के साथ में एक हेडिंग और डाल लेंगे, जो हमारे पास क्या है, ओवरी वाला सेक्शन। जो ओवरी है, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, है ना, ओव्यूल। और ओव्यूल को हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए। किसके लिए जी, मेगा और स्पोरोजेनेसिस। तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आइडिया नहीं होगा तो आगे जाकर हर एक चीज मुझे थोड़ी अलग अलग तरीके से दिखेगी, फिर हम एंथर को दोबारा कट करके उसकी लाइनिंग्स पता करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे समझिए, मैंने कहा सानिया से कि समझ लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, हाँ स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, या ऐसा करो, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, और जैसे ही मैं वो स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आ जाएंगे, हाँ ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे पास अगली हेडिंग थी यंग एंथर। क्या था, यंग एंथर, ठीक है। तो यंग एंथर से आपको मैच्योर एंथर में जाना है, यंग एंथर से आपको मैच्योर एंथर में जाना है। एनसीईआरटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग में चल रहा हूं, इसलिए मैं आगे पीछे नहीं करूंगा बिल्कुल कुछ भी। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपको यहां पर डिफरेंस
3 तरीके से बताना है। जैसे जैसे बात गहरी होती जाएगी वैसे वैसे डिफरेंस भी ज़्यादा होते चले जाएंगे। लेकिन अगर जितना मुझे अभी इस टॉपिक के बारे में पता है, मतलब जितना मैंने और सानी ने अभी पढ़ा, तो उसके हिसाब से जो डिफरेंस आए वो हम देख लेंगे, ठीक। और जैसे ही हम माइक्रोस्पोर जेनेसिस पढ़ लेंगे तो डिफरेंसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, और जैसे ही हम एंथर पढ़ लेंगे डिटेल में तो हमारे डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पढ़ने का तरीका यही होता है। क्या बोल रहा है, अगर आपके सामने यंग एंथर है तो कह देगा कि मैं एक तो हाइड्रेट रहूंगा, मैं कैसा रहूंगा, हाइड्रेट रहूंगा, मतलब मेरे पास पानी रहेगा। दूसरा, मैं ग्रीन इन कलर रहूंगा, ग्रीन इन कलर, मैं ग्रीन इन कलर रहूंगा। बस में आगे, ठीक है सर। अगर मैच्योर वाला आ गया तो, अगर आप मैच्योर वाले में आ जाएंगे तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट। और अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो आप नॉन ग्रीन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, नॉन ग्रीन इन कलर, लगभग ब्राउनिश कलर हो जाता है, ठीक है, मतलब ऑलिव ग्रीन जैसे कहते हैं। ऑलिव ग्रीन जो कलर है वो आपका फ्यूकोजेंथिन से चलता है, या फिर जैसे कैरोटिनॉइड होता है तो जेंथोफिल होता है, तो उसमें फ्यूकोजेंथिन नाम का होता है जो आपको गोल्डन कलर, जैसे गोल्डन एल्गी होता है तो उसका कलर जो है जेंथोफिल से मिलेगा, कैरोटिनॉइड में काउंट होता है, ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। 2 चीजें हो गई सर। अभी तो मुझे इतने पता चल पाया, तो मैंने क्या करा कि सर डिटेल पढ़िए इसकी, एंथर की तो और पता चल जाएगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, केवल एंथर पकड़ लिया इस बार मैंने, और एंथर अब बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से लेके चलेंगे। देखिए मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि मुझे यंग और मेच्योर में डिफरेंस क्रिएट करना है एंथर का स्ट्रक्चर देके, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ली, अब ठीक है, एक और देते रहिएगा बात पर। 2, 3 और 4। क्लियर हुआ, ये होता है यंग एंथर, ये होता है यंग एंथर, ठीक है। दूसरे पर आ जाए, एक होता है ग्रीन, तो इसमें कोई और दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, बस क्या दिखेगा तुम्हें, ऐसा सा कुछ, ऐसा सा कुछ, ऐसा सा कुछ आपको दिखाई देगा। क्लियर होगी मेरी बात, हाँ बिल्कुल बढ़िया क्लियर होगी। देखिए यहाँ मेरे पास 4 लेयर हैं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3 और लेयर नंबर 4, 4 लेयर हैं। मैं नाम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एंथर का स्ट्रक्चर देने वाला हूँ। यहाँ पर लेयर है आपके पास 1 और यहाँ आपके पास लेयर नंबर है 2। तो नंबर ऑफ लेयर कितनी है, एक जगह 4, एक जगह 2, तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। समझ में आ रही बात, और डिफरेंस देख लेंगे, 1 और 1 2। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर, जो नंबर ऑफ लेयर होंगी वो कितनी होंगी, 4। और इसमें जो है नंबर ऑफ लेयर जो होंगी वो कितनी होंगी, केवल 2। लेकिन कौन सी 2 गई, कौन सी 2 डाइजेस्ट होगी, में नंबर ऑफ जो लेयर हैं जो डाइजेस्ट हो गई हैं, जो डाइजेशन में चली गई हैं, वो कितनी हैं, 2। लेकिन कौन सी, वो तो स्ट्रक्चर देने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझ सकती हैं, लेकिन आप एक बात समझ सकती हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है, जैसे मैं कह दूं कि इस वाले सेक्शन को मैं कह दूं कि माइक्रो स्पोरेंजिया, क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजीनस, स्पोरो और जीनस टिश्यू, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, हाँ सर। ये भी क्या होता है, 2n, ये भी क्या होता है, 2n। तो आप आगे देखिएगा, यहाँ जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसने यहाँ पर क्या बना दिया है, पोलन सेक, क्या बना दिया, पोलन सेक। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, और जो हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है उन्होंने यहाँ बना दिया क्या,
पोलन ग्रेन, क्या बना दिया, पोलन ग्रेन। तो ये अलग से समझने की बात हो जाएगी। आगे समझ में आया, बात समझ में, क्या कहती हो, समझ में आई बात, थोड़ी थोड़ी कम आई है ना। समझो मेरी बात, देखिए आप जब भी कन्वर्जन को देखेंगे, जब भी आप, ये हमारे पास हो गया यंग एंथर, ये हमारे पास हो गया जी यंग और एंथर, ये मेरे पास यंग एंथर है, और ये मेरे पास मैच्योर एंथर है, ये मेरे पास यंग एंथर है और ये मैच्योर एंथर है। देखिए मेरे पास एक लेयर थी, मेरे पास एक लेयर थी जिसको मतलब एक सर्कल था, एक सर्कल था, उसको मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया कहा था, ये तो याद है, माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने कहा। तो ये किस में था, ये आपका यंग में था, है ना, यंग एंथर में था। अच्छा, यंग एंथर ने क्या करा, मैच्यूरेशन कर ली अपनी, मैच्यूरेशन कर लिया, और मैच्यूरेशन करने के बाद ये कैसा हो गया, मैच्योर हो गया। तो ये मैच्योर हो गया, तो इसे हम मैच्योर एंथर कह देंगे। हाँ ठीक है, मैच्योर एंथर। तो यहां पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया था वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू, इनटू किसमें, पोलन, पोलन सेक। क्या ये बात समझ में आई, एक बात ये है। दूसरी बात को इसने कहा कि, एक और सर बात समझिए, आपने कहा कि जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर आपने कुछ ऐसा ऐसा टिश्यूज बताए थे, बताए थे। तो मैंने कहा कि इसको हमने स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस क्या कहा था, टिश्यू, क्या कहा था, स्पोरोजीनस टिश्यू। हाँ सर ये तो कहा था। अब ये किस में थे, अगेन यंग एंथर में थे, किस में थे, यंग एंथर में। अब यंग एंथर ने क्या करा, मैच्यूरेशन, तो क्या बन गया वो, मैच्योर एंथर बन गया। हाँ सर समझ में आ गया। तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किसमें, तो आप कहेंगे पोलन ग्रेन, किसमें, पोलन ग्रेन, किसमें हो जाएगा, पोलन ग्रेन। अगर आपको बात अब भी समझ में नहीं आई तो हम एक तरीके से देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है, तो यहां भी बॉक्स बनेगा, यहां कुछ टिश्यूज हैं, तो ये भी एक सेल ही बनेगी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरोजिनस टिश्यू, पोलन सेक और अंदर पोलन ग्रेन। क्लियर हुई बात, आपको सेट हो जानी चाहिए बात दिमाग में। क्या एक और डिफरेंस समझ में आया, हाँ सर डिफरेंस तो समझ में आया। तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास इसी का एक डिफरेंस है, आगे ना समझ में। तो हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंस भी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो हम एक पंथ दो काज कर रहे हैं, एक काम से दो हो रहे हैं। दूसरी बात हो गया, तो कौन सी लेयर है अभी हमने लिखा नहीं, लेकिन ये बात तो लिख सकते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा, यंग एंथर, तो वहां पर कौन होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, और क्या होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, पोलन, पोलन सेक, और यहां क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन, यहां हो जाएगा पोलन ग्रेन। कोई डाउट, एक भी डाउट नहीं होगा, बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे कुछ कुछ बोर्ड खाली पड़े हैं, तो हमें इसको पूरा करना है। मैंने कहा इसको पूरा तो तभी कर सकती हो जब तुम एंथर की, जब तुम एंथर की कटिंग करके उसको पूरा 4 लेयर पे दिखा दो। दिखा देंगे, अब दिखा देंगे, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारा बात हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ लीजिए, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर बना के तैयार रखें। ये करा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5, काउंट नहीं करना, मैं तो बस ऐसे ही काउंट कर रहा हूँ। ट्वेल्थ की तो एनसीईआरटी लाई हो ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगा हमें। ठीक, आगे बढ़ो। एक बना रहा हूँ, बाकी सब सेम होंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अंदर की लेयर। ठीक है,
एक एक बात बहुत बारीकी से समझाई जा रही है और आपको बारीकी से ही मेरी बातों को समझना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पे आ जाइए। इसे बोलते हैं क्या? एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर। एंथर का डाइसेक्शन। तो एंथर की हमारे पास लेयर होती, लेयर है कितनी है? 4। कौन कौन सी? एक होती है एपिथेलियल, एक होती है एपिथेलियल, दूसरी एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। तीसरी हमारे पास होती है मिडल लेयर, मिडल लेयर। और चौथी हमारे पास होती है टैपेटम, टैपेटम। यहाँ तो कोई डाउट? पर पता ही नहीं कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है। देखिए फर्स्ट बाहर ले जाएं बात को, बाहर वाइट पर ले जाएं, तो इसे बोलते हैं हम, इसे हम बोलेंगे, इसको ऊपर रखिए क्योंकि इसके बारे में लिखना बहुत है। चलिए पहले बस लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर हो गई। इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल, एपिथेलियल लेयर, ठीक है। दूसरा, अब ग्रीन पर आ जाए। ग्रीन वाली लेयर को कहा गया है एंडोथीशियम, ये सेकंड है, इसे बोलते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम और लेयर, एंडोथीशियम लेयर। बस में आ गई। तीसरी येलो वन, येलो वन को बोलते हैं मिडल लेयर, थर्ड वन मिडल लेयर, मिडल लेयर 3। और फोर्थ वन विच इज इन स्काई ब्लू कलर, ये वाली, इसे बोलते हैं टैपेटम, टैपेटम लेयर। क्लियर? और यहां पर आपको एक कनेक्शन दिखेगा, इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इनको न्यूट्रिशन देते हैं। क्या देंगे? न्यूट्रिशन। वो तो हम बता देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? एक एक नाम लिखे हैं, एक एक सेक्शन लिखा हुआ है और एक 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 लेयर बनी है। अब एक एक लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। क्या? देखिए फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट लेयर आपको बताती है, फर्स्ट मतलब वाइट। फर्स्ट लेयर पे आ जाए। फर्स्ट कौन सी है जी? एपिथेलियल, एपिथेलियल लेयर। तो एपिथेलियल लेयर क्या होती है? एपिथेलियल लेयर क्या है एक्चुअल में? ये हमारे पास थिनेस्ट लेयर है। कैसी है? थिनेस्ट लेयर। साथ साथ में याद करती रहोगी। ये बहुत पतली लेयर होती है और आउटर होती है, मोस्ट आउटर लेयर, मोस्ट आउटर लेयर है, सबसे बाहर की लेयर यही है। 2। और तीसरा प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव लेयर है। भाई जो लेयर सबसे बाहर है तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वही करेगी क्योंकि बाहर की चीजों से तो उसी लड़ना है, ठीक है। एक बात खत्म। दूसरा, दूसरा हमारे पास ग्रीन कलर में है सेकंड लेयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड, इस पे मैंने लगा दिया इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसे बोलते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। और दिस इज कॉल्ड दी एंडोथीशियम लेयर। क्लियर हो गया? तो एंडोथीशियम लेयर को समझिए। पहली बात, ये सेकंड, सेकंड लेयर है। पहली बात तो ये है सेकंड लेयर। दूसरी बात, इसमें आप देखेंगे कि, और ये थिक लेयर होती है, थिकेस्ट भी बोल सकते हैं, थिकेस्ट लेयर है। तीसरी बात, प्रोटेक्शन भी कर रही है। चौथा बात, जो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी, जो एंडोथीशियम लेयर होती है, इसकी जब आप सेल देखेंगे, इसकी जब आप सेल देखेंगे, पहली बात तो ये है कि इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी सेल्स हैं, लार्ज सेल हैं। और सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ एंडोथीशियम, एंडोथीशियम लेयर मेड बाय सेल्यूलोज। तो आपको एक बात याद रखनी है जी, नोट डाल के यहीं समझेंगे, आगे नहीं ले जाना इसके बात को कहीं भी। नोट डाल के एक बात समझेंगे कि सेल्यूलोज इज रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम वाटर। आया क्या कुछ समझ में? मैक्सिमम वाटर, ये पानी को बहुत तेजी से पी सकता है। कौन? सेल्यूलोज।
तो पानी को पिएगा तो स्वेलो हो जाएगा, और जब नहीं पिएगा तो पिचक जाएगा। तो अब सोचिए इस रूम के अंदर हम हैं, और इस रूम के अंदर अगर हमें, तो अगर ये पानी पी ले तो ये फूल जाएगा, और पानी ना पीकर ये श्रिंक हो जाए, तो ऐसे में जो चीज जब पानी पी रहा था तो जो चीजें अंदर की हैं वो पिचक जाएंगी, दब जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। उसी को डेहिसेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेहिसेंस। आ रहा कुछ समझ में? उसे डेहिसेंस कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हेल्प्स इन डेहिसेंस, हेल्प्स इन डेहिसेंस। लेकिन ये पूरी तरीके से डेहिसेंस में हेल्प नहीं करती। डेहिसेंस में आखिरी की जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सब डाइजेस्ट हो जाती हैं। सब क्या हो जाती हैं? डाइजेस्ट हो जाती है। मोस्टली 1 से 2 लेयर बचता है। तो जैसे यंग और मैच्योर एंथर है, तो यंग एंथर जो होगा उसमें 4 लेयर होती हैं, और जो मैच्योर एंथर होता है उसकी अंदर की 2 लेयर गायब हो जाती है, टैपेटम और मिडल लेयर, टैपेटम और मिडल लेयर। दूसरी बात, अब आप गौर कीजिएगा, इसके अंदर जो हमारे पास सेल वॉल है, या कहते हैं कि जो ये वाला सेक्शन है, 1 और 1 2, एक हमारे पास इसमें रेडियल, एक मेरे पास रेडियल, और एक मेरे पास ट्रांस 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 ट्रांजिशनल। एक मेरे पास रेडियल और एक ट्रांजिशनल क्या है? सेल की वॉल है, या कह दो बस वॉल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक कैसा? रेडियल, और एक ट्रांजिशनल या ट्रांजिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशियल, ट्रांजिशियल। ट्रांजिशियल क्या है? वॉल है। अब ये वॉल ही हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी लेंगी, क्योंकि किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है, और डेहिसेंस में हेल्प करने वाली है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो पढ़ने लायक है और जो इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, 2 बातें समझ में आ गई एंडोथीशियम की। तीसरी बात समझिए, जिसको बोला गया है, तीसरी बात कौन है? जिसको बोला गया है क्या? जिसको बोला गया है क्या? मिडल लेयर। थर्ड वन पर आ जाए। दिस इज कॉल्ड द मिडल लेयर, मिडल लेयर, दिस इज कॉल्ड द मिडल लेयर। तो मिडल लेयर क्या है? बस नॉर्मल सी बात लिखेंगे, मेड बाय 1 2 3 लेयर कॉम्बिनेशन। ये 1 से 3 लेयर के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। एक बता देता हूँ, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बता देता हूँ। पैरेनकाइमेटिक सेल, पैरेनकाइमेटिक वॉल, एक बता दी मैंने, पैरेनकाइमेटिक वॉल। मतलब जैसे मान लीजिए मिडिल लेयर है, तो ये अपने आप में 3 से बनी है, तो एक मैंने कह दी कि पैरेनकाइमेटिकल है। इतनी बात क्लियर होगी? हाँ सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब लास्ट आती है जिसे बोलते हैं टैपेटम। जैसे क्या बोलते हैं? टैपेटम। यही सब कुछ है, टैपेटम ही सब कुछ होती है। किस कलर में है? इस कलर में। पर इस कलर में तो दिखेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? हेडिंग इससे डाल देते हैं, बाकी सब प्रॉपर लिख देते हैं। तो मैंने कहा फोर्थ वन जो आपके पास है जी, वो है टैपेटम। टैपेटम। अब बड़े आराम से बात समझिएगा। टैपेटम आपको पता है कि सबसे अंदर वाली लेयर है टैपेटम। दूसरी बात समझिएगा, जो टैपेटम लेयर होती है, इस टैपेटम लेयर को देखोगे तो ये जो लेयर है, वो पहली बात तो ये थिक बहुत है, और डेंस बहुत है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और मेटाबॉलिक पाथवे स्ट्रांग है। 4 बातें बोली मैंने, चारों बातें ही इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या? पहली बात में समझिएगा, टैपेटम पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया लगते हैं। पहला, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है। क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब बड़ी कंसंट्रेटेड है। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब बड़ी कंसंट्रेटेड है, बड़ी स्पॉन्जी होगी। दूसरा, ये कैसी है? ये भी थिक सेल होती है। तीसरा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ईच वन। नहीं समझ में आया? मतलब एक सिंगल सेल जो होगी उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने की चांसेस हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने की चांसेस हो सकती है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। दूसरी बात, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगी? अब बताओ, इसके अंदर क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो मैं लिख दूं इसको, दिस इज कॉल्ड दी स्पोरो और जीनस और क्या? टिश्यू। दिस इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है हमारे पास? स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो ये क्या करेगी? स्पोरोजिनस टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड स्पोरोजिनस टू
स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस टू क्या, पोलन ग्रेन। तो आया बात समझ में, आप सीधे पोलन ग्रेन भी लिख सकते हैं। मैंने कहा स्पोरोजीनस टिश्यू टू पोलन ग्रेन तक की मैच्योरिटी के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा रहा है वो किससे कराया जा रहा है, टैपेटम से। मेरी बात समझ में आई? ये हमने कहां पढ़ा था, यंग एंथर और मैच्योर एंथर में, ठीक है। तो ये क्या दे रही है, अंदर न्यूट्रिशन दे रही है, ये क्या दे रही है, न्यूट्रिशन। तो बहुत बड़ा काम हो गया। अगली बात समझिए, अगले पॉइंट में इसने बड़ी अच्छी बात बोली है कि ये रिलीज करती है, रिलीज ऑफ यूबिश बॉडी। क्या रिलीज करती है, यूबिश बॉडी। और यूबिश बॉडी पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखा है। यूबिश बॉडी क्या है जी, यूबिश बॉडी। और यूबिश बॉडी क्या है, यूबिश बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शनिंग ऑफ एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ये पोलन ग्रेन है, ये क्या है, पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन में एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, आउटर लेयर है ये, ठीक। तो यूबिश बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशनिंग या फॉर्मेशन ऑफ क्या, एग्जाइन लेयर। और एग्जाइन लेयर क्या है, एग्जाइन लेयर ये है, दिस इज कॉल्ड दी एग्जाइन लेयर, दिस इज कॉल्ड दी एग्जाइन लेयर। एग्जाइन लेयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो सबसे आखिरी की लेयर है उसे एग्जाइन कहते हैं। दूसरी बात, एग्जाइन को डाइजेस्ट करने के लिए दुनिया में कोई एंजाइम ही नहीं बना। एग्जाइन को डाइजेस्ट करने के लिए दुनिया में कोई एंजाइम नहीं बना, इसलिए सीड कई हजार सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि एग्जाइम डाइजेस्ट नहीं होगी। अगर किसी एनिमल ने भी खा ली, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो पोलन ग्रेन है वो इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल का है कि उनके प्लांट्स कहीं भी हो जाते हैं। जैसे एक पीपल है, पीपल को देखेगा, कभी छत पर हो गया, कभी कहीं हो गया, कभी कहीं हो गया, क्योंकि उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो इतने बारीक हैं कि आपको दिख नहीं सकते। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बात समझ में आ गया। तो ये क्या है आपके पास, पोलन ग्रेन। ये हो गया जी पोलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड दी पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन है। और पोलन ग्रेन की जो सबसे आखिरी की लेयर है उसे हमने क्या बोल दिया, एग्जाइन कह दिया, ठीक। बिकॉज ऑफ एंजाइम, बिकॉज ऑफ एग्जाइन कैन सर्वाइव, कौन कैन सर्वाइव पोलन ग्रेन फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये जो है सुरक्षित रह सकते हैं। एज इन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स जो मिलते हैं वहां पर भी चिपके रहते हैं, तो वहां भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने बोल रखा है, जैसे कहा कि पोलन ग्रेन के थ्रू टैबलेट बन जाता है, पोलन ग्रेन के थ्रू कलरिंग बन जाती है, पोलन ग्रेन के थ्रू आप सिरप्स बना लेते हैं, पोलन ग्रेन के थ्रू ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एस्थमेटिक कंडीशन हो सकती है, ये पोलन से होता है। एनसीईआरटी में बकायदा एक स्लॉट दिया है, वो छापा हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, और कीजिएगा मेरी बात पर नोट डालकर, एनसीईआरटी कहती है इस बात को, कहती है कि पोलन ग्रेन रिस्पॉन्सिबल इन यूज। ये यूज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं, जैसे पहला, ये आपको सिरप बनाने में यूज हो सकते हैं, ये सिरप बनाने में यूज हो सकते हैं। दूसरा, ये पॉलिशिंग में यूज हो सकते हैं, तीसरा, ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे एस्थमा और ब्रोंकाइटिस मतलब लंग्स डिजीज। कौन सी, लंग्स डिजीज। क्यों, बिकॉज बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं। तो इनकी ये स्पेशलिटी है, किसकी, पोलन ग्रेन्स की, जो किससे हमने पढ़ ली है, किसके साथ, हमने टैपेटम के साथ पढ़ ली। किसके साथ पढ़ ली, टैपेटम के साथ। तो फिर बता रहा हूं, अभी टैपेटम में एक चीज और बतानी है, यूबिश बॉडी के साथ साथ न्यूट्रिशन देते हैं। क्या देते हैं, न्यूट्रिशन, और भी इसका इंपॉर्टेंस ही है, ठीक। तो पहले मैंने क्या कहा, जो टैपेटम है वो डेंस साइटोप्लाज्मिक है और थिक सेल होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। दो बात आप याद रखेंगे कि डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएटेड है।
दो बातें हो गई। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है क्या, स्पोरोजिनस टू पोलन ग्रेन, एक। दूसरा ये रिलीज करती है यूबिश बॉडी, ये रिलीज करती है यूबिश बॉडी। और अगर आपको रिलीज ही करवाना है तो और भी कर सकते हैं कि फॉर्मेशन फॉर्मेशन कैपिटम फॉर्मेशन ऑफ क्या करती है यूबिश बॉडी को रिलीज करेगी, फॉर्मेशन करेगी कैलोज, कैलोज फॉर्मेशन करेगी कैलोज, कैलोज नहीं कैलेज, फॉर्मेशन करेगी कैलेज नाम के एंजाइम की। किसके एंजाइम की? कैलेज। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जी कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कैलोस लेयर, जो कि मियोसिस होने के बाद पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो अगर मैं मैं कहूँ कि मेरे 4 हिस्से होंगे तो माइक्रोस्पोर बनेगा, उससे पोलन ग्रेन्स बनेंगे। लेकिन चारों तरफ भी दीवार है तो मैं जाऊँ कहाँ? पॉलिनेशन कैसे करूंगा? तो इस वॉल को हटाना पड़ेगा। इस वॉल को हम कैलोस कहते हैं। इसको डाइजेस्ट करने के लिए कैलेज नाम का एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, एग्जाइम कौन बनाता है? टैपेटम। किसके थ्रू? यूबिश बॉडी के थ्रू। पहला, न्यूट्रिशन कौन देता है? ये क्या करने के लिए? पोलन ग्रेन को मैच्योर करने के लिए, पोलन ग्रेन को बनवाने के लिए। 2, तीसरा, अब इसमें कैलिस नाम का एंजाइम निकलता है जो डेहिसेंस में हेल्प करता है। किसमें? क्योंकि वो टूटेगा नहीं तो डेहिसेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली जो हेल्प हो रहा है, हेल्प्स इन डेहिसेंस, डेहिस। और मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो मेडिकल में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एकेडमिक तो हो ही जाना है। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो आप एक गौर कीजिए सानिया, अगर आप गौर करोगी आपको तो मेरी बातें समझ में आएंगी। देखिए, एक लेयर कौन सी होगी? एपिथेलियल, चल गया पता। थिनेस्ट होती है, मोस्ट आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव है। बाहर की है तो एनवायरमेंट से पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, एंडोथीशियम लेयर जो होती है वो सेकंड लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है। इसमें रेडियल वॉल और निर्देशित वॉल मिलती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसी वजह से, क्योंकि ये मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है सेलुलोज, तो दही सेंस में हेल्प करेगा। मिडिल लेयर जो होती है उसमें 3 लेयर होती हैं, बस आप पेरेन्काइमेटिक आप वॉल बोल सकते हैं, और ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। टैपेटम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर इसके देखेंगे तो डेंस साइटोप्लाज्म थिक होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और कैलोस नाम के एंजाइम को रिलीज करती है, जिसकी वजह से डेहिसेंस में हेल्प मिलेगा। और डेहिसेंस में कौन हेल्प कर रहा था? आपकी एंडोथीशियम। दो ने डायरेक्टली मदद की है। वो सेल्यूलोज से मदद कर रहा है, ये कैलेस। तो दोनों सी और सी है, सी से कैलेस और सी से सेल्यूलोज, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है इसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। ट्यूबिश बॉडी बनाई जा रही है एग्जाइम के लिए। और एग्जाइम जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डाइजेस्ट। एग्जाइम में लिखा आउटर मोस्ट लेयर पोलन ग्रेन, एंड बिकॉज ऑफ द एग्जाइम कैन सर्वाइव पोलन ग्रेन फॉर द मेनी ईयर्स। और एग्जाइम जो है कांट डाइजेस्ट, एग्जाइम कांट डाइजेस्ट टू एनी एंजाइम। आप इसे किसी भी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। पोलन ग्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है सिरप के लिए और पॉलिशिंग के लिए, और डिजीज जो है एस्थमा और ब्रोंकाइटिस नाम की डिजीज कॉज कर देता है, और फॉसिल फ्यूल के थ्रू ये मिल सकता है। यहाँ तक हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, ये तो हमें बहुत बढ़िया ही समझ में आ गया अब, ठीक है। तो हमने एक डायग्राम देखा अपना, हमने अपना एक डायग्राम देखा, ये है। अब समझिए इस बात को, आगे समझे? क्लियर हुई बात? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर। अब मुझे एक बात बताइए, जो कनेक्टिव टिश्यू है उनका क्या काम है? यहीं पर नोट डाल के लिख देंगे आप, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव और टिश्यू। पहली बात तो कनेक्टिव टिश्यू है क्या? अब देखिए, जो आप एंथर बना रहे थे, उस एंथर का नीचे से फिलामेंट आ रहा था, जो इसका डिस्टल पार्ट है, और ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। डिस्टल पार्ट इस एंथर पे जहां जहां तक अंदर, जैसे मेरा हाथ है तो मेरा हाथ मेरे कंधे से जुड़ा हुआ है, अगर मेरा कंधा काट दोगे तो हाथ की शेप भी आ जाएगी इधर से। बात क्लियर है? तो वैसे ही जब हम एंथर को कट लगाते हैं, एंथर में कट लगाते हैं, तोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट दिखता है, ये एंथर का ही कटा हुआ पार्ट है। आगे समझ में? सॉरी, फिलामेंट का, ये फिलामेंट का पार्ट है, तो क्या बोलूंगा? पार्ट ऑफ फिलामेंट, पार्ट ऑफ फिलामेंट। और क्योंकि आप जानते हैं फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द वाटर एंड द न्यूट्रिशन ऑल्सो, नीचे से ऊपर लेके जा रहा है। अगर वो न्यूट्रिशन ना दे तो दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाए तो न्यूट्रिशन देर तक नहीं जाएगा, नंबर ऑफ ज़्यादा हो जाए तो अलग अलग फॉल्स हो जाएंगे, पॉलिनेशन की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। और पॉलिनेशंस में भी अलग अलग, जैसे चेस्मोगेमी, क्लेस्टोगेमी, जेनोगेमी, है ना, ओपन ओपन फ्लावर और क्लूज फ्लावर, तो अलग अलग चीज़ें आएंगी, ठीक है। याद? हाँ, 2 पूछो। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, टैप, जो तुमने लेयर बताया,
वो तो 4 लेयर हैं, उन 4 लेयर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है। नहीं समझ में आया? देखो बड़ी बात नहीं है। देखो ये अभी मैंने यहाँ लेयर्स दिखाई हैं। अगर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया देखना है तो ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे बात समझ में? माइक्रोस्पोरेंजिया एक साइकिल है, एक सर्कल है, जो जब तक ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपका एक पर्टिकुलर लेयर होती है बाहर की, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स स्पोरोजेनस टिश्यूज वो सेफ रहते हैं। और जैसे जैसे उनके अंदर मियोसिस कंडीशन होती है तो स्पोर्स बनाने शुरू कर देते हैं, और स्पोर्स बनने के बाद जैसे इनको बाहर निकलना होता है तो शुरू के जो 2 लेयर हैं उनको क्रैक करके बाहर निकल जाते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया तो वहीं फट जाएगा। तो पोलन सैक जो ऊपर की जो लेयर बनेगी पोलन की, वो पोलन सैक कंडीशन हो जाएगी। नहीं समझ में आया? जैसे मेरी स्किन है, जब मैं छोटा था तो मेरे सबसे पहले मेरी बॉडी जब बनी तो मेरे ऑर्गन्स बने होंगे, मेरी स्किन वगैरह नहीं बनी होगी। जब आप एम्ब्रियोनिकल स्टेज में होते हैं जेस्टेशन सेक्शन में, तो उस समय सबसे पहले आपका हार्ट बनता, फिर ब्रेन बनता, फिर हार्ट बनना, फिर सब बॉडी बनती है। डायरेक्टली आपका स्किन नहीं बन सकती। तो उसी तरीके से जब आप स्पोरोजेनस टिश्यू से पोलन ग्रेन बनाते हैं तो डायरेक्टली आप पोलन सेक नहीं बना सकते। एम्ब्रोयो सेक तो बन जाएगा लेकिन आपका पोलन सेक नहीं बनेगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अंदर पर आपको पूरा मियोसिस करके बताना पड़ेगा। मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रहा है? उसके बाहर होती है 4 लेयर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अंदर पोलन ग्रेन है और वो पोलन सेक है, तो पोलन सेक के साथ पोलन ग्रेन फड़ता हुआ बाहर निकलेगा, क्रैक करता हुआ बाहर निकलेगा। 2 लेयर को, एक मिडल लेयर और एक टैपेटम लेयर, मिडल लेयर और टैपेटम लेयर। बाकी की 2 लेयर एज इट इज सेफ रह जाएंगी, बाकी की 2 लेयर एज इट इज सेफ रह जाएंगी। बात समझ में आया? देखो यंग एंथर और मैच्योर एंथर में यही चीज पढ़नी तुम्हें। मैंने लिखा था यहाँ पर 2 लेयर। अब मुझे बताओ कि कौन सी 2 लेयर एब्सेंट होंगी। यहाँ तो 4 लेयर होंगी, बताओ कौन कौन सी। एक मेरे पास कौन सी है अब बताओ? एपी हेलियल होगी, हाँ होगी। एंडोथीशियम होगी, और मिडल लेयर, हाँ सर होगी। सर टैपेटम, सर बिल्कुल होगी। चारों प्रेजेंट है, हाँ। लेकिन एट द एंड ऑफ क्या होगा, ये बस 2 लेयर यहां से डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसने कहा कि नंबर ऑफ लेयर डाइजेस्ट, तो कितनी? 2 हो गई। तो हमारे पास कौन कौन सी डाइजेस्ट हुई हैं? तो एक आप कहोगे टैपेटम, और दूसरी क्या कहोगी? मिडल लेयर। दूसरी क्या कहोगी? मिडल लेयर। तो बचेगी कौन सी? केवल 2। लेफ्ट ओवर कितनी है? लेफ्ट ओवर कितनी है जो बची हैं? तो आप 2 कहोगी, एक एपी हेलियल और दूसरा क्या है? एंडोथीशियम। बताओ कोई दिक्कत? इनको भी क्रैक करके बाहर निकल जाए तो आपका डेhiscence हो जाए। क्या हो जाए? क्योंकि डेhiscence में तो सब कटेगा, पूरा खिलना चाहिए वो, है ना? डेhiscence में सब जाएगा, तो डेhiscence में सब फटने वाली है, सब जाएंगी, क्योंकि पोलन ग्रेन को सब चीरते हुए बाहर निकलना है। ठीक, उसे डेhiscence कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? बढ़िया, ठीक है। तो मैं अपनी बात को, क्योंकि मैंने टॉपिक लिखा था तो मैं इसको पूरा जरूर करूंगा, तो शॉर्ट की में दूंगा एक, उसके बाद लॉन्ग की के मेथड से चलेंगे। देखिए स्टेमेन से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ओवरी से ये, तो मैं एक स्लॉट दे देता हूं, उसके अकॉर्डिंग फिर लॉन्ग सेक्शन से देखेंगे जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। तो मतलब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा उसे बोलेंगे माइक्रो स्पोरो और जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखो बड़ा आसान सा है, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं नॉर्मल सी बात है अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एंथर है, और एंथर के अंदर मैं कहूं कि मेरे पास, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एंथर है, उसको कट लगा दूं, तो कट लगाने के बाद ये एंथर हो गया, ये मेरे पास एंथर हो गया, एंथर है, और इस एंथर मुझे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करना है। तो मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, जिसे मैं माइक्रोस्पोरोजीनस, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया कहूँगा। माइक्रोस्पोरेन कुछ दिख ही नहीं रहा है, लाइट लग रही है। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया कहूँगा। और इसके अंदर मुझे कुछ टिश्यू दिखेंगे, उसे क्या बोलूँगा? पोरोजीनस और पोरोजीनस टिश्यू। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं, ये भी क्या होता है? 2n। ये भी क्या होता है? 2n, मतलब स्पोरोफिटिक है, मतलब स्पोरोफिटिक है। आगे चलें। अब यहाँ पर, यहाँ से मुझे जब आगे जाना है तो मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पर हमारे पास आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले बना लीजिए, PMC, दिस इज कॉल्ड द पोलन मदर सेल, पोलन
मदर सेल, या और करके लिख सकते हैं आप माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर और मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आप इसे एमएमसी भी लिख सकते हैं, लेकिन एमएमसी फीमेल में भी आता है इसलिए पीएमसी लिखा जाता है। ये क्या होंगी 2n, ये क्या होंगी 2n। बुक में एक बात मेंशन नहीं कर रखी, आप यहां से यहां आए हैं तो हुआ क्या है, यहां से यहां आए हैं तो हुआ क्या है। एक्चुअल में एक सेक्शन आता है उसको बोलते हैं हम कैलोज, क्या बोलते हैं कैलोज। ठीक है, यहाँ कैलोज की बात की गई है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये मुझे डिटेलिंग वाली सेक्शन पे जाना है, वहां मुझे बताना है इसको। ठीक है, आगे चलिए। हमारा गला गंदा सूख गया है। उसके बाद मियोसिस, मियोसिस, इसका मियोसिस कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 क्या बन गए, क्या बन गए माइक्रो, माइक्रो 4, और कितने बने 4, तो इसे क्या बोलूँगा टेट्रा माइक्रो और 4, या टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन। तो टेट्रा माइक्रोस्पोर हो गया। अब एक स्पोर उठेगा और क्या बना देगा पोलन ग्रेन। क्या ये सब क्या है एन, ये सब क्या है एन। मियोसिस का मतलब क्या होता है हाफ कर देना किसी भी चीज का, तो यहां पर आपका बन गया पोलन ग्रेन। ये हो गया पोलन ग्रेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन विद विद पोलन सेक, विद पोलन और सेक। मैंने पोलन सेक के साथ बनाया है। ठीक, इसके चारों तरफ में आपको एक डॉट डॉट में लेयर दिखेगी, इसे स्टिकी लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टिकी और लेयर, लेयर। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये पॉलिनेशन में हेल्प देती है। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। उसके बाद मान लीजिए ये क्या है पिस्टल, और ये क्या है ओवरी, और ओवरी में क्या दिखाई देगा ओव्यूल। ये क्या है 2n, ये भी क्या है 2n, और ये भी क्या है 2n। इस ओवरी के अंदर क्या दिख रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए ऐसा मान लीजिए, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इसे मैं क्या बोलूँगा एमएमसी, क्या बोलूँगा एमएमसी। तो क्या बोलूँगा मेगा, मेगा स्पोर, क्या बोलूँगा जी मेगा स्पोर और मदर, मदर और सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, वो क्या है माइक्रो और ये है मेगा, बस इतना फर्क है। और इसका मैं क्या कर दूंगा मियोसिस, इसका मियोसिस कर दूंगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, यही चीज आपको समझनी है। यहाँ पर आपका नॉर्मली मेगास्पोर ही बनेगा, यहाँ मेगास्पोर बन जाएगा 1 2 3 4, ये भी क्या होंगे एन, तो क्या बन गया मेगास्पोर, मेगा स्पोर। और मेगास्पोर कितने बन रहे हैं टेट्रा, कितने बन रहे हैं टेट्रा मेगास्पोर, मेगास्पोर। और ऊपर क्या बन रहे थे माइक्रोस्पोर। और यहाँ पर जैसे ही माइटोसिस होगा, यहाँ जैसे ही माइटोसिस होगा तो यहाँ पर भी क्या करा गया है माई। ठीक है, आपको इसमें हेडिंग भी बताई जाएगी कि कितनी बार माइटोसिस और कितनी बार मियोसिस किया गया है। अभी आपने बस टच किया है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को और मेगा स्पोरोजेनेसिस कंडीशन को, ये बस यहाँ पर डेहिसेंस को इंडिकेट करने के लिए बताया जाता है, ना कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पूरा डिटेल दिया गया है। पूरा डिटेल में बताऊंगा तो पूरा पेज खा जाएगा और बहुत बारीक लिखना पड़ेगा, तो मुझे टाइम जाएगा 15 से 20 मिनट। और वो अभी पढ़ाने का टाइमिंग नहीं है एनसीईआरटी के स्लॉट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ बन जाएगा जी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक। क्या बन गया एम्ब्रियो सेक। तो 1 2 3, ठीक है। ये क्या है तीनों एंटीपोडल सेल, दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। और इन दोनों क्या बोल देंगे हम पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये सेल कौन सी है, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और ये इसे बोलते हैं साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल। और बीच वाली है एग सेल, एग सेल। ये क्या है एन, सब क्या है एन, सब क्या है एन। बस ये पोलर न्यूक्लियर कैसी है 2n, 2 है ना। और ये क्या है एन, बाकी सब एन है, मतलब गेमेटोफाइट, मतलब गेमेटोफाइट। ये भी कौन है गेमेटोफाइट, ये भी कौन है गेमेटोफाइट। मतलब कि जो जो एन दिख रहा है वो सब गेमेटोफाइट है।
यहाँ तक बात समझ में आई? सेट हो गया। आज का जो हमारा एजेंडा था हमने पूरा कर लिया। ठीक, यंग एंथर, मेच्योर एंथर, इवन हमने एक टॉपिक और एक्स्ट्रा कर दिया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी। तो ओविल टू एम्ब्रोसेक हमने बना दिया। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो वीडियो आपके पास पहुंच रही है, जैसे वीडियो गई आपके पास, हाँ, तो अभी आप ऐप से जुड़ जाओगे, जब कंटिन्यू क्लास लोगे तो जुड़ जाओगे। ठीक है, तो हमने देखिए बिल्कुल उसी फंडे से चले हैं, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी गई है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी और मेडिकल लेवल तक की बात गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया पेज, तो डिलीट कर दो। ये देखो, ये हो गया आपके पास। बहुत सही। ठीक है, चलिए, तो आज हम इतना रखेंगे, आज की क्लास के लिए इतना है। और ठीक 5 से 7 मिनट के बाद मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, 11 क्लास का। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं।